रचनाकार मोहन राकेश। एकांकी सिपाही की माँ। पात्र बिश्नी, मुन्नी, कुंती, दीनू। पहली लड़की, दूसरी लड़की, मानक और सिपाही। देहात के घर का आंगन अंधेरा और सीलदार। आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में दो तीन मिट्टी की हंडियां पड़ी। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाज़ा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। पर्दा उठने पर बिश्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हैं और बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मुन्नी, उसकी 14 वर्ष की लड़की, बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही। कुछ क्षण चरखे की आवाज़ और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती। बीच बीच में बिश्नी थोड़ा खांस देती है। फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर से, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। मुन्नी बाहर जाती। बिश्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती। कबूतरों की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता। बिश्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी सी लौट कर आती है। बिश्नी, क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी? मुन्नी, हाँ, डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता। मुन्नी बिश्नी के मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती। बिश्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती। बिश्नी ठंडी सांस लेकर, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। मुन्नी, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया और कोई चिट्ठी नहीं आई। बिश्नी, ये मुँह जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। पहले हर 15वें रोज़ चिट्ठी आ जाती थी। अब की ना जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता। मुन्नी, माँ, मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आवेगी। बिश्नी, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले फिर मैं इससे पूछूंगी। मुन्नी, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ, शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिलती हो। बिश्नी, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हर्फ लिख कर डाल दे। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 हैं जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। नदीदे को यह भी बात सोचनी चाहिए। मुन्नी बिश्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सर रख देती। मुन्नी, तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना, अगले मंगल को चिट्ठी ज़रूर आएगी। कुछ क्षण निस्तब्धता। बिश्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है। मुन्नी धोती तय करते हुए बीच में रुककर, वर्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ? बिश्नी, चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं। जब जो उसके मुंह में आता है कह देता है। मुन्नी, चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहाँ जाते हैं। बिश्नी, यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। मुन्नी, बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में ही आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया हो तो? बिश्नी, ऐसी काली जबान ना बोल, मुंह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छी करे। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाएं। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? मुन्नी संकोच के साथ, माँ, पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज़ कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। बिश्नी, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो गया, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है। वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है। अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। मुन्नी धोती तय करके अंदर ले जाती। बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। अधेड़ होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। कुंती, बिशनदेई, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई? बिश्नी, आ कुंती। चरखा पूनी अलग हटा देती। कुंती उसके नज़दीक चारपाई पर आ बैठी। कुंती, कहते हैं आजकल बर्मा में बड़ी जोर की लड़ाई हो रही। बिश्नी,
यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है? लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है? चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है। मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कह ले, सब सच है। कुंती, बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। सब चीज़ें जैसे विलायत चली गई हैं। तूने अभी इसके लिए कोई वर घर नहीं देखा? बिश्नी, वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती? मानक आए तो कुछ हो भी। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं। कुंती, पर तू देख, 14 की तो हो गई है, अब घर में रखकर और कितनी बड़ी करेगी? मेरी धन्नो का अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं। लड़ाई का कुछ पता है? बिश्नी, नहीं, वह 4-6 महीने में ज़रूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए हैं। कुंती, हाँ, शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिशनदेई, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है? लड़की को देखते देखते तार हुई जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि? दीन कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफता हुआ आता है। दीनू कुम्हार, उसके सर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिट्टी में सने हैं। दीनू, मुन्नी की माँ, आज तो हद हो गई। बिश्नी, किस बात की हद हो गई? इतना हाफ क्यों रहे हो? दीनू, बताने की बात नहीं, तो बाहर निकलकर अपनी आँख से देख। बिश्नी, कुछ बताएगा भी? बात क्या है? दीनू, बात क्या है? तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी की हद हो गई। बिश्नी, क्या फिर वह चौधरी की बेवा? दीनू, नहीं, उसकी बात नहीं है। 2 जवान छोकरियां आज कहीं से आई। उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूँ। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टिक फिट चलती हैं और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही हैं। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता, मुन्नी अंदर आ जाती। दीनू मुड़कर, वे तेरे घर की तरफ ही आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूँ। दीनू बाहर चला जाता। बिश्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती। 2 बर्मी लड़कियां बाहर से आती हैं। वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं, दोनों के हाथों में एक एक थैला है। कुंती बिश्नी के कान में फुसफुसाकर, ये लड़कियां क्रिस्तान हैं। बिश्नी उसका मतलब न समझकर प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखती है। कुंती उसी स्वर में, क्रिस्तान होती हैं जो मर्दों को घरों में रखती और आप बाहर घूमती हैं। पहली लड़की, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करे। दूसरी लड़की, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे। पहली लड़की, हम लोग रंगून से यहाँ आ रहे हैं, हज़ारों लोग वहाँ से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ। कुंती बिश्नी के कान के पास, ये लड़कियां क्रिस्तान नहीं हैं, इनके लक्षण अच्छे नज़र नहीं आते। बिश्नी लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए, हायरी, तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? देखने में तो तुम अच्छे घर की नज़र आती हो। पहली लड़की, पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही आसरा है। जापानी जहाज़ों ने बम मार मार कर सारा शहर उजड़ दिया है, रोज़ वहाँ गोलाबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती हैं माँ जी। लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया है, फौज को छोड़कर और कोई वहाँ नहीं रहा। मुन्नी ज़रा आगे आकर, माँ यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो बर्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। दूसरी लड़की, हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। बिश्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग बर्मा से आई हो? पहली लड़की, हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आई हैं। वहाँ रहने वाले लाखों हज़ारों लोगों की जानें चली गई हैं। जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं माँ जी। आज हम लोग आप लोगों के ही आसरे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घरों से मिल जाता है उसी से।
बिश्नी बात काट कर। क्यों री? बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। पहली लड़की। वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी। हम लोग फिर भी खुशकिस्मत हैं जो जान लेकर निकल आए। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। मुन्नी, तुम लोग बर्मा से पैदल चलकर आई हो? पहली लड़की। जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती हैं। हम में से एक औरत का दलदल में फंसकर वहीं रह गई। मुन्नी, माँ ये कहती हैं कि वहाँ से पैदल आई है और चौधरी कहता है वहाँ पानी वाले जहाज से जाते हैं। पहली लड़की। जी असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज़ों को रास्ते में ही डुबो देते हैं और हम लोग को जहाज़ मिलते भी नहीं। जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं। बिश्नी सिहर कर। जब जहाज़ डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज़ पर आते जाते हैं? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डुबोने के लिए भेज देती है। पहली लड़की। फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी। जहाज़ों जहाज़ों में लड़ाई होती है। उधर से जापानी जहाज़ गोले चलाते, उधर से अंग्रेज़ों के जहाज़, ऊपर से हवाई जहाज़ मार करते। बड़ी भयानक लड़ाई होती। बिश्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती। वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे निशक्त हो रहे। मुन्नी, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते। पहली लड़की। नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बिश्नी सिहर कर। हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या ज़रूरत है? उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा। भागकर क्यों आएगा? वे इतने अनजान थोड़ी ही हैं। दूसरी लड़की। आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। कुंती। यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं और इन लोगों को चावल चाहिए। बिश्नी। मुन्नी। मुन्नी सामने आ जाती। बिश्नी, जा अंदर से हंडियों से कटोरी भरकर चावल ले आ। मुन्नी अंदर चली जाती। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती। कुछ क्षण खामोशी रहती। बिश्नी सर झुकाए कुछ सोचती रहती है। बिश्नी सर उठाकर। क्यों री? बर्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है? पहली लड़की। दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी। पहुँच जाए तो महीना 20 दिन में पहुँच जाए और ना पहुँच पाए तो कभी ना पहुँच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल, फिर जंगली जानवर, और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती तो वहाँ जापानी सिपाहियों की। सिहर कर। उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। बिश्नी बेवल स्वर में। हाय बस करो। अपने पल्ले में आंखें छिपा लेती। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती। पहली लड़की। अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती। कुंती चारपाई सरकाकर विष्णु के मोड़े के बहुत पास आ जाती। कुंती विष्णु के कंधे पर हाथ रखकर। विशंदेई। विष्णु पल्ले से आंख पोंछकर सर ऊपर उठाती है। कुंती, तो इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है? क्या पता है ये बर्मा से आई है या कहाँ से आई है? मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां हैं कि? मुन्नी बिश्नी के पास फर्श पर बैठ जाती। मुन्नी बिश्नी के घुटने को सहलाते हुए। माँ, मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी। जितने हमें फ़िक्र है भैया को भी तो वहाँ उतनी ही फ़िक्र होगी। बिश्नी आंखें पोंछते हुए। मैं कब कहती हूँ कि उसे फ़िक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। मुन्नी, और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रही हों और इसलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। बिश्नी ठंडी सांस लेकर। क्या पता। मुन्नी, मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे। बिश्नी कुछ न कहकर उसके सर पर हाथ फेरने लगती। कुंती अपनी ही सोच से जाकर। ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती हैं फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। बिश्नी क्या मालूम। मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा देखती रहती, फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती। बिश्नी तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आएगा। मुन्नी लाड से माँ के गले में बाहें डाल लेती। बिश्नी उसे चूम कर और साथ सटा लेती। पर्दा गिरता। दूसरा दृश्य। वही आंगन, समय रात। दोनों चारपाई आंगन में बिछी हैं। दाई ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दरी बिछी है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है।
बिशनी जलती हुई डिबरी लिए अंदर से आंगन में आती। बिशनी पास आकर, तू भी सोई नहीं? मुन्नी चौंक कर, मुझे नींद नहीं आई, अभी सो जाती हूँ। लोई खींचकर अपनी टांगों पर कर लेती है। बिशनी, इतनी रात चली गई और तुझे अभी नींद नहीं आई? मुन्नी, तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। बिशनी, मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आती। अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। बिशनी अपनी चारपाई पर आ बैठती, मुन्नी लेट जाती, कुछ क्षण निस्तब्धता रहती। मुन्नी करवट बदलकर, माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई। बिशनी अन्यमनस्क भाव से, अच्छा। मुन्नी, उसके घरवाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। वह आज गांव के सबको दिखाती फिरती रही थी। उसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं। बिशनी, अच्छा अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियाँ लाएगा। अब सो जा, नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अच्छी तरह लोड़ ओढ़कर करवट बदल लेती। बिशनी डिबरी बुझा कर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़कर लेट जाती है। उसकी डिबरी बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाता है। साथ टिड्डियों की चिक चिक का शब्द सुनाई देने लगता, जो क्रमशः काफ़ी तेज़ हो जाता। बिशनी करवट बदली है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता और दूर एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई देती। फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कई व्यक्तियों के करहाने की आवाज़ें आती। बिशनी चौंक कर उठ बैठती। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता। बिशनी, मानक, इधर उधर देखकर, मानक। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता जैसे दूर आंधी चल रही हो। घबराए हुए स्वर में, मानक। बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती, माँ। बिशनी चारपाई से उठ पड़ती, अस्त व्यस्त भाव से, तू सचमुच तू ही है मानक? कहाँ है बेटे? सुनसान में झिल्लियों के बोलने का सा शब्द सुनाई देता और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिशनी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर से आकर बिशनी के पैरों के पास गिर जाता। बिशनी तड़पकर उसके पास जमीन पर बैठ जाती। मानक, उसका सर गोदी में लेकर आवेगवश उस पर झुक जाती। मानक कठिनता से सर उठाता है। मानक, माँ। बिशनी उसका सर हाथों में लेकर विवल स्वर में, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्या हुआ है तुझे? मानक, मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियाँ लगी हैं और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। विष्णु, दुश्मन? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरा कौन दुश्मन है? मानक सीधा होने की चेष्टा करता पर सफल नहीं हो पाता। मानक, वह वह उसे उसको मैंने कई गोलियां मारी थी, मगर वह मरा नहीं, वह जिंदा है। वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है। उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया। मैं दौड़ता हूँ तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वह मेरे पीछे रेंगता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। पानी। बिशनी, तू उठ, चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक, दूध नहीं, पानी। और यहीं, वह अभी यहाँ आ जाएगा, जल्दी, उधर देख, अंधेरे में, वह आ तो नहीं रहा? विष्णु व्याकुलता पूर्वक बाहर की ओर देखती। विष्णु, नहीं बेटे, कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ, आराम से चारपाई पर लेट जा। मानक, नहीं, पानी। विष्णु पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती और अंदर चली जाती। दो क्षण बाद वह पीतल के ग्लास में पानी लिए हुए बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे। विष्णु, यह ले बेटे, पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूंट करके। मेरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है, पहले थोड़ा कुछ खा लेता। मानक, नहीं, मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती। पानी। विष्णु गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर घटाघट पानी पी जाता। उसी समय किसी का हास्य स्वर सुनाई देता। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता। वह बाहर की ओर देखता। उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सरक कर माँ के नज़दीक हो जाता। विष्णु उसे बाहों में समेट लेती। मानक, यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया, वह देख। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता। साथ फिर वही हास्य का स्वर सुनाई देता और फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती। विष्णु मानक को साथ सटा लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता। सिपाही, तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं है मुर्दा है। विष्णु सर से पांव तक सिहर जाती। मानक उठने के लिए जद्दोजहद करता है। मानक, यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिलडुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ।
विष्णु उसे और साथ सटाकर आश्वस्त स्वर में, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है। मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है? सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है? मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छल्ली कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कों के आगे डाल दूंगा। हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। बिश्नी कुंदा हाथ में पकड़ लेती। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता पर लुढ़क कर बिश्नी की गोद में गिर जाता। बिश्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता। तू इसे बचाना क्यों चाहती है? तो इसकी क्या लगती है? बिश्नी, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही, तू इसकी माँ है? पर तू देखने में तो इस वहशी की माँ नहीं लगती। तुझे पता है, ये लड़ाई में वहशियों की तरह गोलियां चलाता है। इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान नहीं जानवर है, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। बिश्नी, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा वहशी नहीं। इसने किसी की जान नहीं ली। यह किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी। यह घर में मेरे पास रहेगा। सिपाही, यह घर में रहेगा? मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन हैं। वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानक को पैर से ठोकर मारकर, अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं। यह वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी। फिर मानक को ठोकर मारने लगता है पर बिश्नी उसका पांव पकड़ लेती। बिश्नी, नहीं, तू इसे नहीं मार। देख इसका शरीर कितना घायल है। तू भी तो आदमी है, तेरा भी घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी। तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ। यह दिल का बहुत भोला है। इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसता है। सिपाही, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है? यह देख। बटन खोलकर अपना लहू से तरबतर सीना दिखाता है। ये सब घाव इसी के किए हुए हैं। मैंने इन घावों से कब का मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ। इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। बिश्नी, तू बात क्यों नहीं समझता? मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। यह किसी दुश्मनी में लड़ाई नहीं कर गया। इसे मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है। 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है। अगर लड़की के ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर मैं कभी इसे लड़ाई पर ना भेजती। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी। फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया है। मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ? इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती? सिपाही, मेरी माँ? जरा हंसकर, मेरी माँ अब पागल हो गई। वह रोज़ मेरी मौत का इंतज़ार करती है। वह हंसकर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है। उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है। उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। फिर से सीना खोलकर दिखाता, और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया। यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, इसकी आंखों में तुझे वहशियाना चमक दिखाई नहीं देती? बिश्नी, नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है। इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती हैं, पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। सिपाही, तो इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती तो इसकी माँ है, पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है। जब तक मैं सामने हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख, यह कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। मानक सहसा अपने को झटक कर उठ खड़ा होता। वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता। बिश्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती। बिश्नी, नहीं, तू इसे नहीं मारेगा। तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही, मैं इसे नहीं मारूं तो यह मुझे मार देगा। तू यही चाहती है? बिश्नी, नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ। यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक विभत्स स्वर में, मैं इसे नहीं मारूंगा। रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, नहीं, मैं इसे ज़रूर मारूंगा। मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है। मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं वहशी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ, उठकर मुझे ठोकर लगा।
उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था। बिश्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती। बिश्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। इसके घर में बच्चा होने वाला, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। मानक बिश्नी को झटक कर बीच में से हटा देता। मानक, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी, यहीं। बिश्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती पर मानक उसे फिर झटक कर हटा देता। बिश्नी चारपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती। सिपाही पार्श्व की ओर हटता। मानक उसे साथ साथ आगे बढ़ता। मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पार्श्व में जाकर विलीन हो जाती। बिश्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती। बिश्नी, मानक, मानक। एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के करहाने का शब्द सुनाई देता। सहसा खामोशी छा जाती। बिश्नी उसी तरह चिल्लाती, मानक, मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदल कर उठ बैठती। मुन्नी घबराए हुए स्वर में, माँ। बिश्नी उसी तरह, मानक। मुन्नी जल्दी से उठकर डिबरी जला देती। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता। मुन्नी बिश्नी की चारपाई पर जा बैठी। मुन्नी, क्या बात है माँ? बिश्नी आंखों से हाथ हटाकर चुंधियाई सी नज़रों से चारों ओर देखती है। बिश्नी कुछ खोजती सी, मानक। मुन्नी, तुम रोज़ भैया के ही सपने देखती हो माँ। मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी। बिश्नी जैसे आत्मगत, चिट्ठी आएगी? और वह आप? मुन्नी, थोड़े दिनों में भैया आप भी आएंगे। तुम आप ही कहती थी कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियाँ लाएंगे। बिश्नी, कड़े और चूड़ियाँ? ओ मुन्नी, उसे अपने साथ सटा लेती और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता। मुन्नी, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ? बिश्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती। बिश्नी, हाँ बेटी, तेरे कड़े सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी, सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ? बिश्नी, हाँ बेटी, सुच्चे मोतियों के कड़े। उसका माथा चूमकर उसे अलग हटा देती। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती। बिश्नी उठकर डिबरी बुझा देती। उसकी डिबरी बुझाते ही गहरा अंधकार छा जाता। अंधेरे में बिश्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है। ताती वाना लगाई पार ब्रह्म सहाई, राखन हारे राखिया प्रभु व्याधि मिटाई। पर्दा गिरता है।